गुड मॉर्निंग। ज्योग्राफी में अध्याय 2 पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन कर रहे थे और इससे पूर्व की क्लास में हमने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना एवं द्वितारक सिद्धांत पढ़ा। इसके बाद वैज्ञानिकों के द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात की, तो जिसमें हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर उसका एक सिद्धांत पढ़ा जिसे बिग बैंग सिद्धांत या ब्रह्मांड की विस्तारित परिकल्पना के रूप में इसे हमने पढ़ा और उसमें हमने ब्रह्मांड के विस्तार को या ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर हमने 3 अवस्थाएं पढ़ी और उन 3 अवस्थाओं में हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति की। इसके बाद हम बात करेंगे आगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद किसकी उत्पत्ति मानी गई है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद तारों का निर्माण, अर्थात तारों का निर्माण किस रूप में हुआ। तो हमने कल पढ़ा था कि ब्रह्मांड में जो ऊर्जा व पदार्थ थे उनका जो वितरण था वो समान नहीं था। ध्यान दें बात को, तारों के निर्माण के संबंध में बात करेंगे तो वापस ब्रह्मांड के अंदर जाना पड़ेगा हमें। तो हम देखेंगे कि हमने देखा कि ब्रह्मांड के अंदर ऊर्जा और पदार्थ जो थे उनका वितरण क्या नहीं था, एक समान नहीं था। ऐसी स्थिति में क्या था कि उनके घनत्व में भिन्नता थी, अर्थात पदार्थ और ऊर्जा का एक समान न होने के कारण उनके घनत्व में भिन्नता थी, उनका आयतन भिन्न था। और इस कारण क्या थी, अगर जब पदार्थों के अंदर भिन्नता थी तो उन पदार्थों के अंदर जो गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति थी उसमें भी भिन्नता पाई गई थी या भिन्नता देखने को मिलेगी। तो इसके परिणाम क्या होगा कि जब पदार्थों और ऊर्जा में भिन्नता होने के कारण, आयतन और घनत्व में भिन्नता होने के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल में भिन्नता होने के कारण क्या परिणाम हुए। तो इसके परिणाम ये होते हैं कि इसके कारण पदार्थ जो होते हैं वह एकत्रण यानी उनका पदार्थों का एकत्रीकरण यानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और यही एकत्रण अर्थात उनका इस रूप में इकट्ठा होना जिससे हमारी आकाशगंगाओं का विकास माना गया। आकाशगंगा अर्थात तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। तो इस प्रकार से जब गुरुत्वाकर्षण बल में भिन्नता आई तो पदार्थों का एकत्रीकरण हुआ यानी इकट्ठे हुए पदार्थ, और इस इकट्ठे हुए पदार्थों से आकाशगंगा का विकास माना जाता है। और इस आधार पर आकाशगंगा का विकास हुआ। और हम यह देखेंगे कि ये जो आकाशगंगाएं थी वह इतने विस्तारित रूप में, इतने अधिक दूर भाग में विस्तारित रूप में अर्थात बहुत दूर इनका फैलाव होने लगा और फिर इनका निर्माण आकाशगंगाओं में हुआ। और इनकी जो दूरी है वह हम हजारों प्रकाश वर्ष के रूप में, अर्थात जहां पर हमें ध्यान देना है कि एक प्रकाश वर्ष यानी प्रकाश वर्ष यहाँ पर समय का नहीं बल्कि दूरी का मापन करती है। और वो भी किसकी दूरी का मापन करती है, तो आकाशगंगाओं में ये जो दूरियां थी उसको नापने के लिए हमने प्रकाश वर्ष जिसने हजारों की दूरी में उनका माप प्रकाश वर्ष के अंतर्गत किया। अब जैसे ही आकाशगंगाओं का निर्माण शुरू हुआ, हमने देखा कि आकाशगंगाओं का निर्माण शुरू होता है तो उस शुरुआत में जब आकाशगंगाओं के निर्माण में हमने देखा कि हाइड्रोजन गैस के विशाल संचय, अर्थात वहां जो बादल थे, जो बादल के रूप में हाइड्रोजन गैस के बड़े बड़े बादल जो संचलित हुए यानी इकट्ठे हुए, और जिससे हम क्या बोलते हैं, निहारिका। और आपको ये पता होना चाहिए निहारिका क्या है, वह एक गैसीय बादल है जिससे तारों का निर्माण या ग्रहों का निर्माण होता है। अब ये जो हाइड्रोजन गैस के जो बादल थे जिसे हम निहारिका कहते हैं, वे भी क्या होते हैं, एक झुंड के रूप में विकसित हुए। किसके रूप में हुए, झुंड के रूप में, झुंड अर्थात समूह के रूप में विकसित होते हैं। और ये जो झुंड के रूप में या समूह के रूप में ये जो निहारिका या गैस के बादल विकसित हुए, धीरे धीरे ये भी क्या होते गए, बढ़ते गए और एक बहुत बड़े गैसीय पिंड के रूप में विकसित हुए। कौन, निहारिका, जो एक गैसीय पिंड है, जो हाइड्रोजन गैस के संचयन से बनी हुई निहारिका है, वहां धीरे धीरे गैसीय झुंड के रूप में विकसित हुई। और ये झुंड धीरे धीरे समय के साथ साथ बढ़ते गए और बढ़ने के साथ ये घने होते गए। घने होना यानी बहुत ही आकार में विस्तार रूप में बनना, और इनसे क्या होता है, तारों का निर्माण माना गया है। अर्थात हम कहेंगे कि हाइड्रोजन से निहारिकाओं का बनना, हाइड्रोजन के बादलों से निहारिका का बनना और निहारिका के समूह से को विस्तृत या घने रूप में विस्तारित होने से इसका निर्माण माना जाता है, तारों का निर्माण माना जाता है।
है। और यही तारे जो आकाशगंगा के अंदर झुंड के रूप में थे, इनका निर्माण का समय जो बताया जा रहा है वह कहा जा रहा है कि 5 से 6 अरब वर्ष पहले ऐसा हुआ होगा। अर्थात यहाँ पर ये हमारे तारों के निर्माण का जो समय या काल वो क्या कहलाएगा, 5 से 6 अरब पूर्व ऐसी घटना हुई होगी, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। अब हम यहाँ बात जो कर रहे थे कि एक शब्द आया था हमारे बीच में, प्रकाश वर्ष। अब प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एक प्रकाश वर्ष में 9.5 खरब किमी की दूरी तय करना है, समय नहीं दूरी तय करता है प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष एक वर्ष में 9.5 खरब, अरब और खरब की संख्या आपने सुनी होगी, तो 9.5 खरब किमी दूरी तय करता है, इसी को बोलते हैं प्रकाश वर्ष। और जिसको अगर हम बात करें हमारे सूर्य और पृथ्वी की, तो आपने सुना भी होगा कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी वो है 14 करोड़ 98,000 किलोमीटर। 14 करोड़ 98,000 किलोमीटर सूर्य से पृथ्वी की दूरी मानी गई है। और जिसको अगर एक प्रकाश वर्ष के अंतर्गत हम देखें तो 8 मिनट का समय, कितनी दूरी, इस दूरी को प्रकाश वर्ष के अंदर जब देखा जाता है तो उस दूरी तय करने में कितना समय लगता है, 8 मिनट का समय लगता है। ये भी थोड़ा हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि एक वर्ष के अंदर ये जो प्रकाश वर्ष या दूरी है वह 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, यानी इतनी दूरी एक प्रकाश वर्ष के अंतर्गत होती है। और जिसमें इस तरह से हमको ये भी बात याद रखनी है। अगली बात मैं करूंगा कि यहाँ पर ये बात तो हमारी हो गई किसके संबंध में, तारों की उत्पत्ति के संबंध में, ब्रह्मांड की उत्पत्ति की, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से तारों की उत्पत्ति हुई। अब इन तारों की उत्पत्ति के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे तो हमें यह भी जानना पड़ेगा कि तारों की उत्पत्ति के बाद ग्रहों का निर्माण किस प्रकार से होता है, अर्थात ग्रहों का निर्माण। यहाँ पर वापस तो एक बात ध्यान रखें कि जिस प्रकार ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में एक सिद्धांत आया जिसे हमने बिग बैंग सिद्धांत कहा, अर्थात बिग का मतलब बड़ा, बैंग का मतलब विस्फोट, जो आकाश से जो विस्फोट हुआ उससे जो विकार फैला हुआ जिससे ब्रह्मांड का विकास माना जाता है। और उसमें हमने 3 सिद्धांत, 3 अवस्थाएं पढ़ी। उसी प्रकार ग्रहों के निर्माण को लेकर भी, ग्रहों के निर्माण को लेकर भी 3 अवस्थाएं मानी गई है कि ग्रहों का निर्माण भी किसी एक अवस्था में या किसी एक समय में, एक ही काल में ना होके इसकी भी 3 अवस्थाएं मानी गई है कि ग्रहों के निर्माण में कितने प्रकार के स्टेप या अवस्थाएं थी जिससे ग्रहों का निर्माण हुआ। तो सबसे पहली अवस्था में ये कहा गया कि जैसे आपने देखा कि ब्रह्मांड में तारे और तारों की निहारिका जो थी, अर्थात गैसीय पिंड जो थे, जो तारों के रूप में थे, उसके अंदर गैस के गुच्छित झुंड, गुच्छित का मतलब संगठित एकत्रित झुंड, जो गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल के क्रोड का निर्माण करते हैं। वही तारे जो गैसीय थे उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उनके बीच में एक क्रोड का निर्माण होता है। उसी तारों के बीच में, क्रोड का मतलब होता है अंदर का केंद्र भाग, केंद्रीय भाग को ही क्रोड कहते हैं। तो इन तारों के बीच किसका, गुरुत्वाकर्षण बल से क्रोड का निर्माण होता है। और ये क्रोड के चारों ओर जो दूसरे जो बादल थे, गुच्छित बादल थे, वो चारों ओर इस तरह से घूमने लगे। किसके, उस क्रोड के चारों तरफ। और इस क्रोड के चारों ओर अन्य गैस और धूलकण क्या होने लगे, घूमने लगे। कारण क्या है, तो आपको याद रखना है गुरुत्वाकर्षण बल, कि तारों के अंदर ही उस निहारिका के अंदर या जो गैसीय निहारिकाएं जो थी, जो तारों के रूप में थी, उनमें बाद में क्या होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये गैसीय झुंड के अंदर एक क्रोड का निर्माण होता है, केंद्र भाग का निर्माण होता है। और उसके चारों ओर कुछ गैसें और कुछ धूल के कण उसके चारों ओर क्या होते हैं, घूमने लगते हैं, झटका लगाते हैं। और एक तस्तरी नुमा, एक तस्तरी गोल, तस्तरी का मतलब होता है गोल, थाली के नुमा, तस्तरी नुमा एक आकार को विकसित करते हैं। ये तो उसकी हो गई पहली अवस्था ग्रहों के निर्माण की। दूसरी अवस्था में देखिए ग्रहों के निर्माण में, तो अपन देखेंगे कि इसकी अगली अवस्था, ये तो क्रोड का निर्माण हुआ, गैस चारों तरफ तस्तरी के रूप में विकसित होने लगी और चारों तरफ धूलकण और गैस इसके चारों तरफ घूमने लगे। कारण क्या था, गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरी अवस्था में हम देखते हैं कि यही गैसीय
बादल धीरे धीरे और संघनित होने लगे। संघनित होना मतलब और सघन रूप लेने लगे, बढ़ने लगे, इनका आकार बढ़ने लगा और क्रोड़ को ढकने वाले पदार्थ के रूप में, इसको ढकने वाले पदार्थ के रूप में इनका संघनन आरंभ हो गया। और हम देखते हैं कि ये कार्य जो हुआ वह अणुओं के पारस्परिक आकर्षण के कारण ये कार्य हुआ और जो अणु थे वो पारस्परिक आकर्षण के कारण आकर मिलने लगे और उस क्रोड़ के चारों ओर ढकने शुरू हो गए। और इससे क्या होता है, ग्रहाणु अर्थात ग्रह के छोटे अणु को बोलते हैं ग्रहाणु और ग्रहाणु बनने लगे और धीरे धीरे ये ग्रह के जो अणु थे उन्होंने बड़ा रूप ले लिया, विकसित रूप ले लिया और धीरे धीरे कारण वही था, परिणाम स्वरूप गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप चारों ओर ये भी बढ़ने लगे और इनकी जो संख्याएं थी वह छोटे छोटे पिंडों में थी, पिंडों से ये बड़े पिंड के रूप में बने और यही छोटे पिंड बाद में जाकर किसके रूप में, ग्रह के रूप में निर्माण होता है। और फिर यही छोटे छोटे अणु जो ग्रहाणु थे उसको तीसरी अवस्था में अपन देखें तो इन्हीं छोटे छोटे ग्रहाणु के संवर्धित होने मतलब विकास होने से धीरे धीरे ये ग्रह के रूप में, बड़े पिंड के रूप में क्या होने लगे, इस आकाश गंगा के अंदर इस तारों के रूप में बनने लगे और इस प्रकार यहाँ हमारा किसका निर्माण शुरू हो जाता है, ग्रहों का निर्माण शुरू हो जाता है। और ग्रहों के निर्माण की अवस्था कितनी थी, तीन। पहले कौन सी अवस्था थी जिसमें तारे जो निहारिका के अंदर गैस के गुच्छित झुंड थे और उनमें गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गैसीय बादल में क्रोड़ का निर्माण होता है और क्रोड़ के चारों ओर गैसीय धूलकण क्या होते हैं, घूमने लगते हैं, किस रूप में, तस्तर के रूप में। और दूसरे रूप में हमने देखा कि इस अवस्था में फिर गैसीय बादलों का संघनन यानी संचयन और अधिक रूपों में आरंभ हो जाता है और क्रोड़ को ढकने वाले पदार्थ जो अणुओं के पारस्परिक आकर्षण के कारण ऐसे होते हैं और वो छोटे छोटे ग्रहाणुओं के रूप में चारों ओर फैलने लगते हैं। और तीसरी रूप में हम देखते हैं यही छोटे छोटे ग्रह अणु अर्थात ग्रहों के जो छोटे छोटे अणु जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आपस में क्या हुए थे, पारस्परिक संबंध, पारस्परिक रूप से यानी आपस में जुड़ गए थे, यही छोटे अणु बड़े पिंड के रूप में किसका रूप लेते हैं, ग्रहों का रूप लेते हैं। और इस प्रकार ये ग्रहों के निर्माण की तीन अवस्थाएं हमारे सामने प्रस्तुत होती है। और आगे फिर हम देखेंगे कि जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तो तारों का निर्माण हुआ, तारों के निर्माण हुआ तो ग्रहों का निर्माण हुआ। अब ग्रहों का निर्माण होता है तो इससे क्या होता है, आप देखते हैं कि सौर मंडल या अपन देखते हैं कि सौर परिवार का निर्माण होता है। सूर्य के परिवार को सौर परिवार कहते हैं या सौर मंडल या सौर परिवार, जिसे हम क्या करते हैं, इसके अंदर 8 ग्रहों को रखते हैं, अनेक अन्य छोटे छोटे पिंडों को रखते हैं, उपग्रह वगैरह सब इसमें होते हैं। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट की क्लास में अध्ययन करेंगे।